बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खैबर अमन जरगे के हवाले से हम पहले बात करते हैं। 2 जरगे हुए हैं 2 दिनों में, एक हफ्ते वाले दिन हुआ और एक एतवार वाले दिन हुआ। हफ्ते वाले दिन जो जरगा हुआ वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से हुआ। उसमें चंद दर्जन लोग मौजूद थे, बहुत ही थोड़ी सी तादाद में लोग थे और कोई इतना ख़ास जरगा नहीं था, ना वहाँ पर आवाम की भरपूर नुमाइंदगी थी। लेकिन उसको पूरी कवरेज मिली, पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स ने उसको दिखाया, सरकारी टीवी ने उसको दिखाया, उसकी काफ़ी पजीराई करने की कोशिश की गई और उसको अंडर डिस्कशन भी लाया गया। लेकिन जो दूसरा जरगा हुआ वो खैबर अमन जरगा है। ये जो खैबर अमन जरगा हुआ अगले दिन, पहले वाला बाड़ा में था और एतवार को खैबर अमन जरगा, यहाँ पे हज़ारों लोगों ने शिरकत की है। यहाँ चंद दर्जन लोग नहीं थे, लेकिन इसकी ज़ीरो कवरेज है। इसे किसी पाकिस्तान के टीवी चैनल ने नहीं दिखाया, इसकी खबर नहीं चलाई गई, इसको अखबारों के अंदर भी गालिबन अब नहीं छापा जाएगा। आज जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं तो शायद कहीं पे कोई थोड़ी बहुत जगह मिल जाए, लेकिन जो जरगा एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया, जिसको अफरीदी साहब ने कहा जी कि ये अस्करी जरगा है, तो उसकी तो कवरेज हुई। लेकिन जो जरगा वहाँ पे मकामी लोगों ने किया और अमायदीन ने किया और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला उसमें गए, उसकी कवरेज नहीं हुई, किसी ने दिखाया भी नहीं उसे। लेकिन यही अवाम का हकीकी जरगा है, क्योंकि ये किसी की ख्वाहिश के ऊपर नहीं बना, ये किसी के कहने के ऊपर नहीं बना, इसे कोई सरकारी आशीर्वाद हासिल नहीं है। ये आम कबायली हैं जो इकट्ठे हो गए और उन्होंने इकट्ठे होकर फैसला किया। जरगे ने 3 अहम फैसले किए हैं। ये तीनों फैसले मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, हमें जबरी तौर पर अपने घरों से बेदखल किया गया, एक तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया। लिहाजा वफाकी हुकूमत और जिसने हमारी कुर्बानी को मजाक बनाया है वो माफ़ी मांगकर अपने अल्फाज वापस लें। पहला तो उनका तकाजा है कि ज़बरदस्ती निकाला है, माफ़ी मांगो जिसने मजाक उड़ाया। दूसरा मुतालबा, जो दूसरा फैसला, वो ये है कि बार बार अपने घरों से बेदखली बंद कमरों के फैसलों का नतीजा है। इस दफ़ा हमारा रुख पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद की तरफ होगा। अब हम रियासत पर काबिज लोगों से अमन से जीने का हक मांगेंगे। ये जो उनके साथ किया जा रहा है ना, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ, इन्हें बार बार इनके इलाकों से निकाल देते हैं और निकाल के किसी भी एरिया में बिठा देते हैं। इनको पाकिस्तान के अंदर ही IDPs बना दिया जाता है, हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह। फिर जब ये वापस जाते हैं तो ना इनके बाजार, ना इनके घर, ना इनकी जायदाद, ना इनका कारोबार, कुछ भी इन्हें पहले जैसा नहीं मिलता, बल्कि बहुत सारी जगहों पे कब्जे हो जाते हैं और अजीब माहौल बन जाता है। चीज़ें तबाह बर्बाद हो जाती हैं, जो सामान छोड़ कर आते हैं उन पर डकैतियाँ पड़ जाती हैं, तो बाकी बचता ही कुछ नहीं है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ अब अगर ये किया जाएगा तो हम अपने घरों से निकल कर फिर इस्लामाबाद आएंगे और पुरअमन तरीके से आएंगे और हमारा रुख इस्लामाबाद की तरफ आएगा और हम रियासत पर काबिज लोगों से, यानी रियासत के ऊपर जिन लोगों का कब्जा है, उनसे अमन से जीने का हक मांगेंगे। तीसरा फैसला इन्होंने ये किया कि पहले मरले में खैबर अमन जरगे के तमाम फैसले जो हैं वो तमाम कबायली इजला में जरगों के सामने रखे जाएंगे। जितने भी कबायली इलाके हैं वहाँ पे जरगे होंगे, उनके सामने ये सारे, जैसे बाजोड़ में जरगा होगा और बहुत सारी एरियाज हैं वहाँ पे जरगा होगा, तो ये सारे वज़ीरिस्तान में हर तरफ वो जरगा होंगे और हर जरगे के अंदर ये सारे फैसले रखे जाएंगे जो फैसले किए गए हैं और उनसे भी मशवरा लिया जाएगा। फिर पूरे खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून का कौमी जरगा बुलाया जाएगा, जिसमें आखिरी फैसला होगा कि पख्तून कौम अब मज़ीद बंद कमरों के फैसले कबूल नहीं करेगी और रियासत पाकिस्तान पर काबिज माइंड सेट को इससे आगाह करेगी। ये जनाब सवेल अफरीदी साहब ने बताया और ये 3 फैसले वहाँ पे हो गए। नंबर 1, जिन्होंने मजाक उड़ाया वो माफ़ी मांगे। नंबर 2, अगर अब हमारे साथ दोबारा ये होता है तो हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। नंबर 3, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इलाकों में जरगे होने जा रहे हैं। फिर एक कौमी जरगा होगा बहुत बड़ा, जिसमें यह फैसला कर लिया जाएगा कि आइंदा बंद कमरों का कोई फैसला तस्लीम नहीं किया जाएगा। देखिए, अगर ये सारे कबायली इलाके इस बात का फैसला कर देते हैं ना कि कभी भी किसी भी एक कबायली इलाके में मकामी लोगों की मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती ऑपरेशन होता है या उनको दहशतगर्दी में झोंका जाता है या कोई ऐसी लड़ाई शुरू की जाती है जो लोगों को लगे कि उनके मफाद के खिलाफ है, तो सारे कबायली मिलकर उसका रद्दअमल देंगे और इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। मुझे तो जो कहानी लग रही है वो इस तरफ जाती हुई लग रही है। बहरहाल आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। इसी जरगे में कुछ चीज़ें और भी हैं, कुछ मैंने पिछले वीलॉग में रिपोर्ट की थी जो रह गई हैं, वो ये मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा एक तरफ, ये सुहेल अफरीदी ने कहा कि एक तरफ हम कुर्बानी दे रहे हैं, दूसरी तरफ
झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। ये हमारे साथ मजाक है और इस दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम अपने साथ मजाक नहीं होने देगी। इस दफ़ा आपकी हर पॉलिसी के खिलाफ हम खड़े होंगे और आपकी आंखों में आंखें डालकर हम आपको बताएंगे कि हम दहशतगर्दों के साथ नहीं, बल्कि आपकी पॉलिसियां दिन ब दिन दहशतगर्दी बढ़ा रही हैं और दहशतगर्द भी बढ़ा रही हैं। मेरे पाकिस्तानियों, चाहे आप मुल्क में हों या ओवरसीज़, इस वक्त कबायली अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने एक अपील की है, अगर रमज़ान भी आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि सूबाई हुकूमत का हिस्सा बड़ा थोड़ा सा होता है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है। वफाकी हुकूमत के हिस्से जो पैसा आता है वो अपना आइनी हिस्सा दे ही नहीं रहे। रमज़ान भी करीब है, मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। सुहेल अफरीदी का कबायली अवाम के लिए वज़ीर आला रिलीफ अकाउंट खोलने और टेलीथॉन के इनेकाद का ऐलान। देखिए, हम सबको इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। अपनी जेब से हम जो भी दे पाएँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कर पाएँ, जो मैं कर पाऊँ, जो आप कर पाएँ, हम सबको करना चाहिए। मैंने अपने साथियों के ज़रिए से वादी तीरा के मुतासरीन के लिए कुछ सामान भिजवाया भी। मैं चाहता हूँ कि आइंदा भी हम ये काम करें और मिलजुल कर इसके अंदर हिस्सा डालें। ये अच्छी बात है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जिनकी क्रेडिबिलिटी भी अच्छी है, वो एक टेलीथॉन करें और उसके ज़रिए से वादी तीरा या बाकी कबायली इलाकों के जो मुतासरीन हैं, जिन्हें बेघर किया गया, उनकी मदद की जा सके। रमज़ान मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत सारी इसमें बरकत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। सुहेल अफरीदी ने बताया कि वफाकी हुकूमत कैसे उनके पैसे रोक लेती है। उन्होंने कहा जी, IDPs के 52 अरब रुपए इन्होंने देने, वो नहीं दे रहे। 4758 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं, वो भी नहीं दे रहे। और ये उस मुल्क में हो रहा है जहां पे 5300 अरब रुपए की तो हालिया करप्शन पकड़ी गई थोड़ा अर्सा पहले। मुझे अपने सूबे और अवाम पर जो मसाइल हैं, अवाम के मसाइल, उस पर बातचीत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कल मीटिंग की दावत दी गई है। यानी सुहेल अफरीदी को शहबाज शरीफ ने दावत दी है कि आकर मुलाकात करें आप मेरे साथ। तो इंशाअल्लाह मैं उनके सामने खैबर पख्तूनख्वा, अपने अवाम और आप सबके हकूक़ का मुकदमा वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ के साथ पेश करूँगा। सुहेल अफरीदी ने कहा जी कि जरगे में मैं शहबाज शरीफ की दावत कबूल करता हूँ और मिलने उससे लिए जाऊँगा मैं। अब शहबाज शरीफ से सुहेल अफरीदी की मुलाकात, वैसे ये तो ज़रूर पूछना चाहिए शहबाज शरीफ से कि जनाब, वो जो आपने पूछ के बताना था फिर की बनया। यानी शहबाज शरीफ से सुहेल अफरीदी ने यही कहा था ना कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवा दे पहली टेलीफोनिक कॉल पे। तो शहबाज शरीफ ने कहा था पूछ के बताता हूँ। अब 11 मरतबा सुहेल अफरीदी साहब गए और इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब ने एंगेज किया है सुहेल अफरीदी को और ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं 8 फरवरी गुजरने का। उसके बाद शायद इमरान खान साहब की मुलाकात ये सुहेल अफरीदी से भी करवा दें। और अगर हो जाएगी मुलाकात तो फिर उसके बाद क्या होगा? रमज़ान आ जाएगा, ईद आ जाएगा, फिर तहरीक आ जाएगी, उसके बाद बजट आ जाएगा। तो पाकिस्तान में हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। इन्हें चीज़ें नॉर्मलाइज करनी पड़ेंगी, इंसान बनना पड़ेगा। ये जो टैक्टिसेस है ना, दबाने के, जबर के ज़रिए, फस्तायत के ज़रिए, मुलाकातें रोक कर, तशद्दुद के ज़रिए लोगों को परेशान करना, इमरान खान को कैद तन्हाई में डाल देना, इन चीज़ों से रियासत का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर साहब ने मिलकर पाकिस्तान का जितना नुकसान कर दिया है, इसकी कोई तारीख में मिसाल ही नहीं है। हर चीज़ में पाकिस्तान को डाउन कर दिया। अब मईशत से लेकर दहशतगर्दी के मामला पे आ जाए, आप पाकिस्तान की मुआशरत के अंदर देख लें, ह्यूमन राइट्स के मामला देख लें, लोग गुर्बत की लकीर से नीचे कितने ज़्यादा चले गए ये देख लें, बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई कितनी बढ़ गई ये देख लें। पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं रहा, ग्रोथ बढ़ ही नहीं रही। पाकिस्तान का तजारती खसारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, हत्ता कि इस खित्ते के अंदर भी पाकिस्तान का तजारती खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहरहाल ये वो चीज़ें थीं जो मैंने आपको रिपोर्ट की अमन जरगे के हवाले से। अब सुहेल अफरीदी साहब जाएंगे और जाकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से मिलेंगे जो जाली फार्म 47 पे बैठे हुए हैं। अब आ जाए बलूचिस्तान वाली सिचुएशन पे नाज़रीन। सरफराज बुगटी साहब ने एक बयान देते हुए कहा कि BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी जो है, इनके दहशतगर्दों की तादाद 5000 तक है। आज से चंद महीने पहले तक सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक ये चंद 100 लोग थे। पहले ये कहा जाता था 400-500 लोग हैं, अब ये कहा जाता है कि ये 5000 लोग हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इनकी तादाद में इतनी तेज़ी से इजाफा कैसे हुआ। ये बात जो है ना, वो सरकार के लिए बड़ी अलार्मिंग होनी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि दहशतगर्दों की तादाद इतनी तेज़ी से बढ़ कैसे रही है। फिर सरफराज बुगटी ने एक और बात की। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान आम पाकिस्तानियों के लिए फ़िलहाल ज़्यादा महफूज नहीं है।
लेकिन जल्द हम दोबारा बलूचिस्तान में तमाम पाकिस्तानियों को महफूज माहौल फराहम करेंगे, जिसके लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अब एक बात आप समझ लें कि बलूचिस्तान के तमाम ज़मीनी रास्ते बंद कर दिए गए, पंजाब के साथ बलूचिस्तान के रास्ते कट गए हैं और दीगर सूबों के साथ भी बलूचिस्तान की आमदोरफ्त तकरीबन मुअत्तल है। बलूचिस्तान में सड़कें अमली तौर पे बंद कर दी गई हैं। जो कोचेस की सर्विस जाती है बलूचिस्तान में वो भी बंद कर दी गई है। जो ट्रेन की सर्विस जाती है बलूचिस्तान में वो भी बंद कर दी गई है। ज़मीनी रास्ते बलूचिस्तान के पाकिस्तान से काट दिए गए हैं और इसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर भी आप ट्रैवल नहीं कर सकते एक ज़िले से दूसरे ज़िले में। ख़ास तौर पे शाम के बाद तो आप बिल्कुल नहीं जा सकते। फिर इंटरनेट सर्विसेज भी बलूचिस्तान में मुअत्तल कर दी गई हैं। ये जनाब एक ऐसा सूबा है जिसकी डीजी ISPR बहुत तारीफ करते हैं अहमद शरीफ कि उसमें शानदार काम हो रहा है। चले मैं एक चैलेंज करता हूं डीजी ISPR को कि अपनी फैमिली को मैं 2 डेस्टिनेशन बताता हूं, दोनों में से किसी एक के ऊपर आप अपनी फैमिली से पूछ लें वो सियाहत के लिए कहां जाना चाहेंगे। एक मैं उन्हें ऑप्शन देता हूं बलूचिस्तान चले जाएं, ज़ियारत चले जाएं और किसी एरिया में चले जाएं, किसी खूबसूरत इलाके बलूचिस्तान के उसमें चले जाएं, और दूसरा मैं उनको ऑप्शन देता हूं स्वात चले जाएं, नारान चले जाएं, कागान चले जाएं, गलियात चले जाएं, नथिया गली चले जाएं, चित्राल चले जाएं और बहुत सारे दीर का इलाका है। खैबर पख्तूनख्वा में मिलियंस की तादाद में सयाह अभी भी आते जाते रहते हैं, लाखों की तादाद में लोग आते जाते हैं। सिर्फ ईद के दिन स्वात में, ईद के दिनों में ये गुज़िश्ता साल 4.5 लाख के करीब जो है वो सयाह गए थे। नारान में इससे भी ज़्यादा जाते हैं, नथिया गली में बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं, चित्राल बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं, दीर में बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं। पूरे मालाकंड के आदाद शुमार देखें, मालम जपा, कालाम, शुगरान, आप हैरान हो जाएंगे इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत के लिए जाते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा बेहतर है या बलूचिस्तान बेहतर है? वहाँ पे दिन को गाड़ी नहीं चल सकती, रात को गाड़ी नहीं चल सकती, ट्रेनें वहाँ पे बंद हो गई हैं। अगर आपने क्वेटा जाना है तो आपको जहाज़ के जरिए जाना पड़ेगा। ये हालत करने के बाद भी वो कह रहे हैं जी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है बलूचिस्तान। वजह सिर्फ ये है कि बलूचिस्तान का वजीर आला और वहाँ की हुकूमत कठपुतली है। वहाँ कोई रोकता ही नहीं है मादनियात का सौदा करें, जौन सी मर्जी वजारत जिसको मर्जी दे, जौन सा मर्जी ऑफिसर जहाँ मर्जी लगा दे, कोई जितनी मर्जी स्मगलिंग करता रहे, कोई गाड़ियाँ इधर से उधर करे, कोई असला इधर से उधर करे, कोई मंशियात इधर से उधर करे, जो मर्जी करो बलूचिस्तान में पूछने वाले ही कोई नहीं। वो तो पैसों का एक गढ़ है, वहां पे पेट्रोल स्मगल होके आ रहा है, धड़ाधड़ आ रहा है ईरान से, पूछने वाला ही कोई नहीं। तो इसलिए शायद बलूचिस्तान अच्छा लगता है डीजी ISPR को। खैबर पख्तूनख्वा में ये सहूलतें नहीं है। वहां के लोग सवाल पूछते हैं, मादनियात निकालने पे पूछते हैं, मादनियात के बिल पे पूछते हैं, ऑपरेशन करने पे पूछते हैं, नाके लगाने पे पूछते हैं। बलूचिस्तान में लोग नहीं पूछते, या कम से कम वहां की हुकूमत नहीं पूछती, इसलिए वहां की हुकूमत पसंद है। लोग तो बेचारे बलूचिस्तान के भी बहुत सारी चीज़ों से तंग हैं, ख़ास तौर पे जबरी गुमशुदगियों से। अब ख्वाजा आसिफ का अगर आप स्टेटमेंट देख लें, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिए। उन्होंने कहा जी कोई ये जबरी तौर पे लापता वाला मसला ही कोई नहीं है, ये सब टोपी ड्रामा है, बंदा ही कोई नहीं, कोई जबरी तौर पे लापता नहीं होता। ख्वाजा आसिफ साहब ये शरीफ ख़ानदान, ख़ास तौर पे मरियम नवाज शरीफ, ये जबरी गुमशुदगियों पे फिर क्यों बात करते रहे? जब अपोजिशन में तो आपकी पार्टी इस पर बात क्यों करती थी? ये जरदारी ख़ानदान, ख़ास तौर पे बिलावल वगैरह, इस पर क्यों बात करते थे? मुझे ये बताएं कि आप लापता अफराद के धरनों में आपकी पार्टी क्या लेने जाती थी? फिर मुझे ये बताएं कि अगर कोई जबरी तौर पे लापता है ही नहीं, ये सब झूठ है। हालांकि ये झूठ नहीं है, मैं खुद जबरी तौर पे लापता रहा हूं और मैं जानता हूं कैसे लापता किया जाता है। रोजाना की बुनियाद पे बलूचिस्तान में नौजवान जबरी तौर पे लापता होते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई जबरी तौर पे लापता होता ही नहीं है तो फिर आपने लापता अफराद का कमीशन क्यों बनाया हुआ है जी? फिर अदालतों में इस पे केसेस क्यों चलते हैं? कादी फायद ईसा इस पे क्यों बात करता था? बाकी जजेस इस पे क्यों बात करते हैं? ख्वाजा साहब झूठ उतना बोलें, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी मर के जवाब देना है जाके। ऐसा ना करें कि कल को आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जवाब ही ना दे सकें। अब दफ़ा 144 लगाई हुई है पूरे के पूरे बलूचिस्तान के अंदर, ये हालात इन्होंने कर दिया। और सरफराज बुगटी कहते हैं कि हम 1 सेकंड के लिए भी सरेंडर करने को तैयार नहीं है, 1000 साल तक ये जंग लड़ेंगे। क्यों भाई 1000 साल? वजीर आला जनाब आपको बनाया सूबे का, आप बताएं 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 2 महीने, कितना टाइम चाहिए दहशतगर्दी खत्म करने के लिए? ये दहशतगर्दी जो एक SHO की मार थी, ये दहशतगर्दी के चंद सरफराज बुगटी मिल जाए तो ये दहशतगर्दी खत्म हो जाए। सवाल ये पैदा होता है कि ये दहशतगर्दी 1000 साल तक आप इससे लड़ने के लिए तैयार है, क्यों?
क्या बलूचिस्तान के लोगों का अमन से जीने का हक नहीं है? क्या उन्हें उनके हकूक नहीं मिलने चाहिए? और मामला क्या है? देखें, ख्वाजा आसिफ भी ये कहते हैं, बाकी लोग भी अब ये कहना शुरू हो गए हैं और ये हड़तरमी के साथ कहते हैं। बल्कि सरफराज बुगटी ने यह बात की, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान का मसला सियासी नहीं है, इसका अस्करी हल है। यही बात जुल्फिकार अली भुट्टो यही बात करते थे किसके बारे में? बांग्लादेश के बारे में। ये लोग कहते थे कि बांग्लादेश का कोई सियासी मसला नहीं है, वहां पे कोई और ही चीज चल रही है, उसका अस्करी हल है, फौजी हल है, वहां पे निकाल लिया फौजी हल, मुल्क ही तोड़ दिया पकड़ के। अब बलूचिस्तान में भी एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि ये वही नतीजा निकलेगा। बांग्लादेश हमसे बहुत दूर था, बीच में पूरा एक मुल्क पड़ता था इंडिया, यहां हमारी सरहद एक साथ है, मिले हुए हैं। बलूचिस्तान 3 सूबों के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी यार, फॉर गॉड सेक, इसी तरह के घटिया स्टेटमेंट आपने उस दौर में भी दिए थे कि जनाब ये सियासी मसला नहीं है, ये अस्करी मसला है और इसका फौजी हल है। जनाब फौजी कोई हल नहीं होता। फौज को आप सिर्फ इस्तेमाल करते हैं चंद जगहों पे, चंद मौकों पे। आपने लोगों की महरूमियां दूर करनी होती हैं, लोगों को कौमी धारे में लाना होता है, लोगों की गलतफहमियां दूर करनी होती है और लोगों के शिकवे और शिकायतें दूर करने होते हैं, लोगों के दुखों का मदावा करना होता है। ये आपने करना होता है, जो आप करने के लिए ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को शऊर है ना। लोग ये कहते हैं जनाब हमारे वसाइल पे हमारा हक है, पहले हमारा चूल्हा जलेगा फिर हमारी गैस जाएगी पंजाब में और सिंध में। लेकिन यहां क्या होता है कि लाहौर के डिफेंस में या इस्लामाबाद में बैठी हुई एक औरत एक इलेक्ट्रिक लाइटर को ऐसे जलाती है और उसके घर के चूल्हे में गैस आ जाती है, और जहां से ये गैस निकल रही है वहां डेरा बुगटी में वहां की औरतें लकड़ियां चुनने जाती हैं, बेचारी वापस आती हैं, उन्हीं लकड़ियों को फूंकती रहती हैं और फूक फूक के लकड़ियों को वो आग लगाती है और उसके ऊपर वो अपने घर वालों के लिए खाना पकाती हैं। अंदाजा करें आप, ये कितनी बड़ी ज्यादती है, कितना बड़ा जुल्म है। फिर जब वो इस जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, आप कहते हैं जी बागी हैं, गद्दार हैं। फिर जबरी तौर पे लापता हो जाते हैं ऐसे लोग। ये वो महरूमियां हैं, मैंने एक मिसाल दी है, इस तरह की दर्जनों और मिसालें हैं। ये वो महरूमियां जिनकी वजह से बलूचिस्तान के लोग मुतनफ़र हुए, और ये आहिस्ता आहिस्ता नफरत में बढ़ जाती हैं चीज़ें। तो इसको रियासत जितनी जल्दी समझेगी, इसका एक सियासी हल है और वो निकाला जाना चाहिए। सबको साथ लेकर चलती है रियासत। ऐसे नहीं होता कि कुछ लोगों के बारे में आपकी सोच कुछ और हो, कुछ सूबों के बारे में और हो और बाकी लोगों के बारे में कुछ और हो। अभी 8 फरवरी के हवाले से जो जरदारियों के चेहरों से नकाब नोचा जा रहा है कराची में, वो भी देखें आप। 170 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरगर्म कारकुन है या ओहदेदार है, उनके नाम 3 MPO में डाल के उनको नजरबंद कर दिया उन्होंने। अंदाजा करें आप, ये जरदारियों की हुकूमत है सिंध में और इतनी घटिया पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं कि इन्होंने वहां पे अलग डिक्टेटरशिप लगाई हुई है सिंध में। कल को ये लोग कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं कर सकेंगे अगर एस्टेब्लिशमेंट ने या किसी ने भी इनके साथ ऐसा कुछ किया तो। एक और अजीब खबर मैं आपको देता हूं नाज़रीन, आप हैरान हो जाएंगे पाकिस्तान में किस किस्म की फस्तायत है। हुआ यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 26 नवंबर को गोलियां मारी गई इस्लामाबाद में, डी चौक में। अब वहां पे जो लोग आए हुए थे उनकी गाड़ियां वहां पे लोग छोड़ के भागे, बेचारे जान बचाने के लिए गोलियां मार रहे थे सीधे। वो गाड़ियां पुलिस वाले ले गए और इस्तेमाल करते रहे। अब खबर यह आई है, क्राइम रिपोर्टर इजाज चीमा साहब ने दावा किया कि 26 नवंबर 2024 के एहतजाज में तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कब्जे में ली गई गाड़ियां इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान के ज़रिए इस्तेमाल होने का इंकशाफ। कारकुनान की 400 महंगी गाड़ियां बशमूल मर्सिडीज V8 इस्लामाबाद पुलिस अफसरान और एहलकार इस्तेमाल कर रहे हैं। गाड़ियां लेने जो लोग आते हैं उन्हें कहा जाता है कि आपको 9 मई में और 26 नवंबर के अंदर हम आपको अंदर कर देंगे। अंदाजा करें नाज़रीन कैसा जुल्म है। फिर कहते हैं जी पीटीआई कारकुनान की गाड़ियों का मामला, इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी है। अंदाजा करें आप, एक एसएसपी के जेरे इस्तेमाल महंगी गाड़ी रही। एक वजीर ने आईजी इस्लामाबाद को एसएसपी के जेरे इस्तेमाल गाड़ी वापस करने का कहा, जो बाद में वापस कर दी गई। कुछ लोग पीटीआई वाले जो है वो पैसे दे दो कि अपनी गाड़ियां बड़ी मुश्किल से पुलिस से लेकर गए। अंदाजा करें जहां पे लूट का मार समझ ले, यानी रियासत। चलो लड़ाई तो आसिम मुनीर साहब को पीटीआई पे गुस्सा है ना, इमरान खान पे गुस्सा है, उसकी वजह से वो उनकी पार्टी को तबाह करना चाहते हैं। लेकिन आप जरा ये सोचें कि कैसा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है कि पुलिस ने माले गनीमत समझ के पहले 9 मई के मुकदमात में जिन लोगों को पकड़ा उनसे माल बनाया, फिर बेशुमार लोगों को पकड़ते थे, माल बनाते थे, ब्लैकमेल करते थे, छोड़ देते थे। बड़ा माल बनाया, कई पुलिस वाले करोड़ों अरबोपति बन गए इस चक्कर में। लाहौर में आप जाके चेक करवा के देख लें, बेशुमार लोगों से इन्होंने माल खाया। और उसके बाद ये तो हो गया 9 मई। अब 26 नवंबर को जिन लोगों का कत्लेआम किया गया, जिन पे गोलियां चलाई गई, उनकी गाड़ियां कब्जे में लेके 400 गाड़ियां पुलिस वाले और अफसरान इस्तेमाल कर रहे हैं। अंदाजा करें आप,
कांस्टेबल जो है वो फॉर्च्यूनर गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, और वो जिस बंदे की गाड़ी है बेचारा जब लेने आता है उसे कहते हैं कि नहीं जी आपके ऊपर हम डाल देंगे कत्लेआम, आपके ऊपर मुकदमा डाल देंगे, अंदर कर देंगे, और रियासत में कोई इन्हें इंसाफ देने वाला भी बाकी नहीं है। ये नाजरीन पाकिस्तान की हालत है। नाजरीन एक और खबर आई है और ड्रॉप साइट की ये न्यूज़ है, वो ये कहते हैं कि इमरान खान के बेटों को वीज़ा देने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, उन्हें वीज़ा नहीं मिला, और ये दावा कर रहे हैं कि जुमैमा ने भी इसकी तस्दीक की है और इसको इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। मामला यही है कि पाकिस्तान की रियासत इस वक्त नहीं चाहती, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आसिम मुनीर साहब ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब से अभी किसी की मुलाकात हो और इमरान खान साहब के स्टेटमेंट, उनके बयानात बाहर आएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है ना। फिर इमरान खान साहब मौक़िफ़ देंगे तो आसिम मुनीर साहब के लिए और उनकी बनाई हुई सरकार के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। नाज़रीन सऊदी अरब ने एक और बड़ा अच्छा कदम उठाया, और मोहम्मद बिन सलमान ने जिस तरीके से हैंडल किया है खित्तर के मामलात को, वो एक्सेप्शनल है। ख़ास तौर पे जैसे उन्होंने यमन के मामलात को हैंडल किया, जैसे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इनकार किया, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने हैंडल किया इस सारे मामले को कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत नहीं बन जाती तब तक मैं अब्राहम अकॉर्ड पे दस्तखत नहीं कर सकता। ये बहुत मुश्किल था उनके लिए। उनके अमेरिका के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ ज़ाती और बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर खड़े होने का मुजाहरा किया। फिर सूडान के बारे में, लीबिया के बारे में, सोमालिया के बारे में, यमन के बारे में सऊदी अरब ने ये बताया कि ज़ाती मफादात से ज़्यादा वो खित्ते के मफादात के बारे में सोच रहे हैं। ये एक अच्छी लीडरशिप की निशानी है। सऊदी अरब ने अमेरिका और ईरान तनाज़े के पुरअमन हल की कोशिशों की हमायत कर दी है, और इसके ऊपर सऊदी अरब रियाद से ये खबर आई है कि सऊदी अरब ने अमरीकी मीडिया की इन खबरों की तरदीद की है जिनमें दावा किया गया था कि मुबैना तौर पर रियाद ने वाशिंगटन पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए दबाव डाला है। हालांकि सऊदी अरब ने पहले भी कहा था कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान के खिलाफ, बल्कि ईरान के साथ उनका रब्ता भी हुआ, और उसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि हम अमन के लिए किरदार अदा करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि अमन के लिए कोशिश की जाए, और ऐसी हर कोशिश की हम हमायत करेंगे। नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं मेरे पास, ये मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में दूंगा, लेकिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में जो भारत ने किया, उसके बाद भारत के साथ क्रिकेट मैच खेलने से इनकार कर दिया। वर्ल्ड कप में मैच खेल के उनको शिकस्त देते तो ज़्यादा बेहतर था। ये काम तो भारत किया करता था, और पाकिस्तान ये कहता था कि आप खेलों को सियासत में ना लाएं और इख्तलाफात की नज़र ना करें, खेलों के मैदान को खेल का मैदान ही रहने दें, उसे जंग का मैदान ना बनाएं। ये पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ हुआ करता था माजी में, लेकिन अब पाकिस्तान ने खुद इनकार किया कि वो भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान में भारत ने हमला किया, तो क्या इतना काफ़ी है? अगर तो पाकिस्तान को पूरा यकीन है कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और इतना कत्लेआम किया है, तो फिर पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए ना। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ये खेल के मैदान के अंदर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे तो वैसे नुकसान बहुत हो जाएगा, आईसीसी का बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा मैच होता है पाकिस्तान का और भारत का। जब ये मैच नहीं होगा तो आप समझें वर्ल्ड कप एक तरफ और ये मैच एक तरफ। जब ये मैच नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।